नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जहां पे जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम डेली बेस पे द हिंदू के लेक्चर हिंदी में एनालिसिस देखते हैं, जहां पे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंस इंफॉर्मेशन होती है उसकी डिस्कशन मैं आपके साथ डिटेल में करता हूँ। तो आज भी ऐसी जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है उसकी मैं बात आपसे करूंगा। काफी सारे टॉपिक है, डाइवर्सिफाइड टॉपिक ज्यादा है, ठीक है। पुराने भी टॉपिक है, नए भी टॉपिक है, दोनों डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जो सबसे पहला है ये टॉपिक है, ये है जो उत्तर प्रदेश का हाथरस वाला केस था, ठीक है, उसके बेस पे। तो ये इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे नहीं, ठीक है। और जो भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं उनको ये अच्छे से पता होना चाहिए। तो उन्होंने यदि ये बाकी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में ना देखे हो तो देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे फिर से चर्चा शुरू हो गई है क्वाड को लेकर, ठीक है। ऑलरेडी हम इसके बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर चुके हैं। और आज भी दूसरा भी एक टॉपिक दिया गया है, स्पेशली जो चाइना के इंटरेस्ट के फॉर्म में बताया जा रहा है, तो वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। हालांकि इसकी सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। फिर आज वेदर को लेके जो फोरकास्टिंग होती है टेक्नोलॉजी, उस पे एक इंफॉर्मेशन आई है। स्टैटिक इंफॉर्मेशन ज्यादा है, यानी जो भी बाढ़ प्रभावित एरिया है, ठीक है, नाम आपके सामने ही है। हम स्टेट वाइज बात कर रहे हैं अभी, तो असम, बिहार, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। तो यहाँ पे जैसे इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का रोल ज्यादा होता है, क्या कि भाई जो भी कोई आबोहवा, ठीक है, उसके बारे में वो पहले से ही बताए, ताकि उस प्रकार से क्या किया जाए, एक्शन ले लिया जाए या प्लानिंग किया जाए। और सेम जो असेंबल फ्लड फोरकास्ट है, ठीक है, उस पे कार्य किया जाए। और जो भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है उसके उपयोग से क्या किया जाए कि भाई जो भी वहां पे कोई लोग हैं कि उस प्रकार से अरेंजमेंट कर सके। जैसे कि आपको पता होता है कि जो भी फिशिंग का बिजनेस करते हैं वो अपने जो इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है उनके ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं। यदि हवा तेज है और बारिश होने की संभावना है तो उनको बाहर फिशिंग करने के लिए जाने के लिए मना किया जाता है। पर यहाँ पे ये सारी डिस्कशन नहीं की गई। मेनली जो डिस्कशन है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तीन चीजें आपको टेक्नोलॉजिकल पता होनी चाहिए। सबसे पहले सबसे पहले इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, यदि आपने इनकी इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ी है तब देख लीजिएगा। आपको मुझे बताना है कि भाई इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट कितने देशों के लिए ये डेटा पब्लिश करती है, ठीक है, यानी जो आबोहवा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो कितने देशों के लिए देती है, ठीक है। आपको जवाब वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दूसरा, रिवर पॉइंट ऑफ व्यू जो सेंट्रल वाटर कमीशन है वो इंफॉर्मेशन जारी करता है। और एक टेक्नोलॉजी बेस है जिसे क्यूपीएफ कहते हैं, क्वांटिटेटिव प्रेसिपिटेशन फोरकास्ट, ठीक है। ये सारी क्या है, इन सारे जो स्पेशली इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है उस हिसाब से काम होना चाहिए। लेकिन या तो ये सही नहीं बैठती है, या तो ये जो भी कोई इंफॉर्मेशन देती है वो लेट होती है, ठीक है, एक्यूरेट नहीं होती। इसके ऊपर भी हम काफी एक इंफॉर्मेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे मैंने एक बताया था कि भाई इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट क्या करते हैं कि भाई मान लो वो कॉमन सा ही एक बता दे। जैसे मेट्रो सिटी का इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे हम बात करें तो बेंगलुरु की इंफॉर्मेशन देंगे, फिर मुंबई की देंगे, अहमदाबाद की देंगे, ठीक है। लेकिन उस रीजन वाइज बाकी रीजन में भी अलग होता है। जैसे हम कोई एक राज्य गिन ले, ठीक है, वो बता दे कि भाई महाराष्ट्र में बारिश होगी, ठीक है, महाराष्ट्र छोटा तो नहीं है। फिर बता दे कि भाई बेंगलुरु में बारिश होगी, तो वो एरिया छोटा तो है नहीं, ठीक है। और होता क्या है, उस एरिया में बारिश होती भी नहीं है कभी कभी, और हो जाती है तब चमत्कार जैसा लगता है कि भाई चलो बताया वैसे हुआ। हालांकि इसकी एक्यूरेसी बढ़ी है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ ये पूरी अनएक्यूरेट है, एक्यूरेसी बढ़ी है, ठीक है। लेकिन इस जो डेटा का गैपिंग आ रहा है तो उसके लिए काफी सारे रीजन जिम्मेदार है, ठीक है। जैसे कि ये एल्टीट्यूड, रेंज, बैंड, डेंसिटी ऑफ रडार, ठीक है। दूसरा, ये जो इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, मशीन है, उसको अपग्रेड करने की बात की गई है। उसके द्वारा इंफॉर्मेशन क्या दी जाती है, ठीक है, टेक्निकल फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी जाती है, कोडिंग स्वरूप उसको डिकोड किया जाता है, उसके ऊपर से अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। ऐसी इंफॉर्मेशन आई है, इस हिसाब से ये होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीन है, ठीक है, जिसके बेस पे इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट सारे फोरकास्ट होती है वो करती है, तो वो टेक्नोलॉजी और उसको जो कोडिंग करने की भी जो मेथड है
उसको क्या करना चाहिए, उसको अपग्रेड करना चाहिए, ठीक है? इससे क्या हो, इसकी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ जाए। तो इसी इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है, ठीक है? हालाँकि इन्फॉर्मेशन काफ़ी छोटी है, लेकिन आप पढ़िएगा आपको पता चल जाएगा। इतनी ही इन्फॉर्मेशन है कि भाई टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी है, दोनों, मशीन की भी और उसके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो भी जो फ़ॉर्मूला है, वो हम पुराना इस्तेमाल करते हैं, उसको भी नया अपग्रेड करना चाहिए। फिर एक बात कर लेते हैं, जो कि मैंने कल आपको जो फिजिक्स के जो साइंटिस्ट थे, ठीक है? जिन्होंने ब्लैक होल और अल्बर्ट आइंस्टाइन के इक्वेशन के बेस जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की थी और बताया गया था, तो उसी पे यहाँ पे बात हो रही थी, ठीक है? तो मैंने आपको तभी बताया था कि ब्लैक होल फॉर्मेशन को लेके जो एक थियरी है, ठीक है? उसमें कौन-कौन से स्टेज है, जो कल थे, वो मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, फिगर बेस, ठीक है? देख लीजिए, यहाँ पे सारी चीज़ें, सबसे पहले नेबुला रहेगा, ठीक है? उसका ब्लू स्टार कन्वर्जन होगा, ठीक है? उसका जो मास है, वो ज़्यादा होगा, मैसिव स्टार होगा, तो वो रेड सुपर जायंट में जाएगा, ठीक है? और रेड सुपर जायंट से सुपरनोवा बनेगा और सुपरनोवा से ब्लैक होल बनता है। ब्लैक होल के बारे में भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं करंट अफेयर में। ब्लैक होल साइंस के स्टूडेंट है उनको पता होगा, जो नहीं है उनको बता देते हैं कि भाई उनकी जो ग्रेविटी है, अट्रैक्शन है, इतना स्ट्रांग होता है कि वो कोई भी चीज़ है उसको अपने अंदर ले लेती है, यहाँ तक कि जो लाइट है उसको भी। इसके लिए ये विजिबल नहीं होते, ठीक है? ये टोटली डार्क होते हैं। लेकिन एक ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि भाई मान लो यहाँ से कोई स्पेसशिप जा रही है, ठीक है? और यदि वो ब्लैक होल के पास आ गई, तो वो अंदर चली जाएगी ब्लैक होल के, दिखेगी ही नहीं। जबकि यहाँ से एक पास हो जाएगी, तो जो बगल वाली होगी उसको लगेगा ये कहाँ गई? ये अदृश्य हो गई। अदृश्य नहीं होगी, वो ब्लैक होल में चली गई वो। ब्लैक होल से कोई वापिस आता नहीं। एक एम यानी आपको याद रखना है, एक सोलर मास, ठीक है? ये भी यूनिट यहाँ पे दिया गया है। इतनी और अलग एक दूसरी कंडीशन है, यदि नेबुला में से येलो स्टार बनता है और फिर रेड जायंट होके व्हाइट ड्वार्फ बनता है, ठीक है? ये भी इन्फॉर्मेशन हम साइंस एंड टेक वाले टॉपिक में देख चुके हैं। हालाँकि मैंने आपसे डिटेल में बात की थी कि इसकी मैप बेस में इन्फॉर्मेशन है, वो आपको बताऊँगा तो आपको पता चल जाएगा। ज़्यादा याद नहीं रखना है, यदि आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं, तब भी आपको ब्लैक होल की जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपको वैसे भी पता होती है। यहाँ से आगे डिस्कशन करते हैं गिग वर्क के ऊपर, ठीक है? ये बिहार इलेक्शन से पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, तो अपने काम का कुछ है नहीं। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू जो गिग वर्कर है, ठीक है? उनके जो इन्फॉर्मेशन है, वो हमारे काम की। तो उसका डिस्कशन कर लेते हैं। ऑलरेडी हम ये टॉपिक जब लेबर रिफॉर्म कोड हमने बात की थी, ठीक है? तब डिटेल में बात की थी। सबसे पहले समझ लीजिए गिग वर्कर कौन होता है? तो स्विगी स्विगी के जो एम्प्लॉय होते हैं, फिर उबर वाले हैं, ओला वाले हैं, ये सारे, ठीक है? ज़ोमैटो वाले ये सारे। भाई वो लोग कंपनी के साथ तो जुड़े हैं, वो कंपनी पर्सन तो है, लेकिन कंपनी प्रीमाइसेस के अंदर काम करते नहीं है। जैसे हम बैंक की बात करें, तो बैंक ऑफिस होती है तो उसका एक प्रीमाइसेस होता है, उसके अंदर काम करते हैं। तो वो प्रीमाइसेस के अंदर काम कर रहे हैं तो उनको पता रहता है। लेकिन ये सारे ऐसे होते हैं कि ऑफिस अलग रहती है और वर्कर सब जगह रहते हैं, ठीक है? तो ऐसे जो वर्कर है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्कर हो या नॉन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्कर हो, दोनों टाइप के, ऐसे जो वर्कर है उनको बोला जाता है गिग वर्कर। ठीक है? आप देख सकते हैं यहाँ पे, उनको बोला जाता है गिग वर्कर और इसी के द्वारा जो इकोनॉमी जनरेट होती है, उनको हम कहते हैं गिग इकोनॉमी। ठीक है? ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, इसके बेस पे आपको मेंस में क्वेश्चन या ऐसे आ सकता है। ठीक है? गिग इकोनॉमी को लेके, क्योंकि इन फ्यूचर गिग इकोनॉमी ज़्यादा ग्रो करेगी। ठीक है? वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा होगा और आप अपनी प्रीमाइसेस से काम कर सकते हैं। ठीक है? अलग-अलग काम है। जैसे अभी सभी का डिजिटलाइजेशन हो रहा है, ई-लर्निंग भी इसी का एक कॉन्सेप्ट आप मान सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम वाला जो भी कोई कॉन्सेप्ट है, वो इसी गिग इकोनॉमी से ही जुड़ा हुआ है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जुड़े हुए जितने भी वर्किंग है, वो गिग इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में डिस्कशन करता हूँ। सबसे पहले, जो यहाँ पे स्विगी वाले जो बताए गए हैं, जिनको पर डिलीवरी पे 35 या 10 रुपए मिलते हैं। तो कभी-कभी आपको ऐसा पता होगा कि भाई मान लो कि भाई आपके साथ तो कोई भी ओनर है, ठीक है? जो कि आपको रोज़गार दिया है, वो आपके सामने हो, आपसे काम ले, ठीक है? और पेमेंट लेने के लिए आप उसके पास भी जा सकते हो, उससे पेमेंट ले सकते हो, देख सकते हो, बात कर सकते हो, अपनी जो भी कोई प्रॉब्लम है, वो सुना सकते हो, ठीक है? लेकिन जो गिग वर्कर होते हैं, उनके पास इतने सारे नहीं होते, ठीक है? उनके जो रिपोर्टिंग होती है, वो अपने सीनियर को होती है। वो मैनेजर भी हो सकता है, वो टेलीकॉलर भी हो सकता है, ठीक है? मोबाइल से या किसी भी प्रकार से, या तो वर्क के ऊपर है, जैसे कि ये डिलीवरी करेंगे तो पैसे मिलेंगे, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, धन्यवाद, करते रहो जो भी कार्य करें, उस प्रकार से। तो वहाँ पे उनके कुछ राइट नहीं थे, ठीक है? लेकिन ये जो नए जो वेजेस कोड आए हैं, ठीक है?
ये नए जो इंडस्ट्रियल लेबर रिफॉर्म कोड आए, तो उसमें उनको कुछ एडिशनल राइट्स दिए गए हैं। स्पेशली यहाँ पे मेंशन था, वो था कि भाई उनके कोई राइट्स हो तो उसका प्रोटेक्ट करना चाहिए। फिर बाकी जो नीड है, जैसे वर्करों के होते, जैसे कि वो यदि अपने स्ट्राइक करना हो उस हिसाब से, तो वो राइट नहीं थे, तो वो प्रदान किए गए हैं यहाँ पे, ये एडवांटेज है। हालांकि लेबर लॉ में काफी कुछ चीजें डायल्यूट की गई है, यानी कम की गई है जो पावर है। जैसे कि एक चीज कि भाई जो 100 एम्प्लॉय थे, ठीक है, वहां पे 100 एम्प्लॉय है, वहां पे लेबर लॉ है, ठीक है, इंडस्ट्रियल लॉ है, वो लगेंगे, उसको 300 कर दिया गया। तभी मैंने एक चीज आपसे बताई थी कि यदि कहीं पे 290 है, ठीक है, तो वो तो आएंगे नहीं, वहां पे लेबर को कोई राइट्स मिलेगा नहीं, ठीक है। उसमें भी लेबर के कौन कौन से राइट्स होने चाहिए, ठीक है, वो जो एप्लीकेबल है अभी करंट करंट कंडीशन में। हालांकि वो थियोरेटिकल ज्यादा है, इतना आपको प्रैक्टिकली फील्ड में देखने को नहीं मिलेगा। लेबर लॉ अपने में भी एक बहुत बड़ा इश्यू है जो आपको प्रिपेयर करनी चाहिए। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि इसके द्वारा जो गवर्नमेंट के द्वारा जो चेंजेस किए गए हैं, उससे जो ये गिग इकोनॉमी वाले जो वर्कर है उनको अपने काफी सारे बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि मेटर्निटी बेनिफिट्स, फिर लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवरेज, ठीक है, ओल्ड एज प्रोटेक्शन, प्रोविडेंट फंड, ठीक है, और बहुत सारी चीजें। तो ये उनके लिए अच्छी बात है कि भाई आपके रिफॉर्म से अगर किसी वर्कर का भला हो तो जरूरी है, ठीक है। वर्कर की अपनी खुद की प्रॉब्लम है, और जो भी कंपनी उनको काम प्रोवाइड करते है उसकी खुद की प्रॉब्लम है। फिर से यूपी यूपी की जो हाथरस है, ठीक है, उसी का कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के साथ बताया गया है, ठीक है, आपको पता ही होगा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या है। फिर एक जो अमेरिका इलेक्शन है उससे जुड़ा ये मुद्दा है। तो इसमें बात हुई है H1B वीजा के लिए। तो जो भी कोई हमारे आईटी एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, उनको वहां पे वर्किंग करने के लिए H1B वीजा प्रोवाइड किया जाता था। तो उसमें कटौती की गई, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे हमारे इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारे जितने भी आईटी एक्सपर्ट थे, ठीक है, जिनको वहां पे अमेरिका में जॉब मिलती थी, वीजा मिलता था, वर्किंग वीजा मिलता था, वो काम करते थे, सैलरी कमाते थे, कुछ घर पे भी भेजते थे, तो इंडिया में पैसा आता था, इंडिया की इकोनॉमी चलती थी, इंडिया के वर्कर एम्प्लॉय रहते थे, ठीक है। अभी उसमें कटौती होगी, ठीक है, तो इंडिया में बेरोजगारी और बढ़ेगी। ऑलरेडी लोग जो आईटी है, ठीक है, उस फील्ड में जाते ही इसी वजह से है कि भाई फॉरेन में, स्पेशली यूएसए में उनको जॉब मिल जाए और अच्छे से लाइफ कट जाए। तो वहां पे भी अभी प्रॉब्लम हो गया है। हालांकि इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए ये सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं, उस प्रकार से सोचा जा रहा है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसमें इंडिया अपना इंटरेस्ट दिखा के इस चीज को अच्छे से कर सकता है, ताकि जो इंडियन आईटी एक्सपर्ट है वो कंटिन्यू वहां पे काम कर सके, ये दोनों के लिए, ठीक है। एक मान लीजिए कि भाई जो नए जाएंगे उनको भी नहीं मिलेगा, और जो पुराने हैं उनको रिन्यू करना पड़ता है, ठीक है। कितने साल का होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई। वर्किंग वीजा क्या है, एल वीजा क्या है, H1B वीजा क्या है, ठीक है, H2B वीजा क्या है, वो सारी मैंने डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको, जो ये टॉपिक जब चल रहा था, ठीक है, अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू, तब हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है इसके बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। आज जो दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है इंटरनेशनल टॉपिक। तो उससे पहले एक जो है वो है गोरखालैंड को लेके। तो उसकी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। पहले मैं आपको गोरखालैंड यानी कौन से स्टेट में क्या बात हो रही, मैप बेस बता देता हूँ, फिर ये सारे जो पॉइंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, तो पता चल जाए। तो आपके सामने जो ये एरिया है, ये है, आप सिक्किम तो देख सकते हैं, यानी आपको पता चल गया हो गया चिकन नेक वाला एरिया, ठीक है। चिकन नेक एरिया क्यों कहते हैं वो भी आपको पता होगा कि इतना ही एरिया है जो कि इंडिया को नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ जोड़ता है। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ठीक है। यदि ये बंद हो जाए तो अपना जो भारत है वो, जो नॉर्थ इंडिया है, ठीक है, उससे बिछड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर और चिकन नेक वाला पॉइंट। तो ये सिक्किम है, उसके जो नीचे वाला ए एरिया है, ये है वेस्ट बंगाल वाला एरिया, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे गोरखालैंड की डिमांड की जा रही है। दूसरा बोडोलैंड, ठीक है, ये भी टॉपिक आज के करंट अफेयर में है, इसकी भी डिमांड रीजनल वाइज है, तो वो भी देख लीजिए दोनों। ये पूरा मैं आपसे बात करूं तो ये पश्चिम बंगाल वाला एरिया है, यहाँ पे ये पश्चिम बंगाल वाला एरिया, और यहाँ पे गोरखालैंड की डिमांड की जा रही है। ये गोरखा वही है जो नेपाल के साथ, ठीक है, नेपाल या इस रीजन से आए हो, कुछ बाकी रीजन से आए, या तो कहा ऐसा भी जा रहा है कि वो हो सकता है कि भाई बांग्लादेश से भी आए हो, क्योंकि ये एरिया है, इसका स्ट्रेटेजिकल लोकेशन खूब खास है। मैंने सिलीगुड़ी कॉरिडोर आपको जैसे बताया, डोकलाम वाला जो पॉइंट है वो इस प्रकार से यहाँ पे ट्राई जंक्शन वाला, ठीक है। चाइना के टाइम पे मैंने आपको सिलीगुड़ी कॉरिडोर का भी महत्व बताया था। यदि किसी कारणवश इस रास्ते को यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाए, ठीक है,
ब्लॉक कर दिया जाए तो इंडिया का कनेक्शन छूट जाएगा। हालांकि इसके अल्टरनेटिव में इंडिया ने यहाँ से रोड रास्ते और जो सी वे है, ठीक है, वो डेवलप करके रखे हुए हैं ताकि इसको कनेक्टिविटी बनाई जाए, लेकिन इस पे काफी सारा फोकस रहता है, ठीक है। तो ये चीज आप देख लिया, गोरखालैंड और बोडोलैंड आपको पता होना चाहिए। करंट के टॉपिक है, करंट में चलते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अभी जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, तो उस एरिया को अभी बोडोलैंड गोरखालैंड डिक्लेयर कर देना चाहे, जहाँ पे गोरखन जो कम्युनिटी है जो बिलोंग करती है उस एरिया को, वहां पे जो दार्जिलिंग है उसको वहां पे कैपिटल बनाया जाएगा। एक स्टेट की डिमांड हो रही है, याद रखेगा, स्टेट की डिमांड। सेम ऐसा हमने नागालैंड वाला एरिया देखा था, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन वाले एरिया में, ठीक है, तो वो आपको पता ही होगा। दूसरे यहाँ पे यूजीसी के द्वारा एक इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है कि भाई 24 यूनिवर्सिटी फेक है, ठीक है। तो मैं काफी बार बच्चों को कहता हूँ कि भाई आप देखिए, कॉलेज जो होती है वो बताती है कि वो यूजीसी अप्रूव कॉलेज है, ठीक है। उनके मानने से नहीं मानना है, आपको यूजीसी की एक ऑफिशियल वेबसाइट पे सारे कॉलेजेस है उसका लिस्ट रहता है, वहां पे जाके देख लेनी है अपनी जो कॉलेज है वो यूजीसी अप्रूवल है भी कि नहीं, ठीक है। क्योंकि कॉलेज तो वही बताएगा कि हमारे पास सारे अप्रूवल है, एआईसीटीई है, ठीक है, दूसरे भी है, यूजीसी भी है, ये भी है, वो भी है, लेकिन आपको चेक कर लेना है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, क्योंकि ये तो बताएंगे हमारे पास है, ठीक है, क्योंकि अभी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट काफी बनते हैं। तो थोड़ा आप अपनी आंखें खुली रखें। फिर बात करते हैं 5G टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया और जापान ने क्या किया है, एक एग्रीमेंट की तरह एमओयू साइन किया है जो 5G टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करेगी। तो एक टॉपिक हम 2 बार डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। तो सबसे पहले मैं इसका इंफॉर्मेशन मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, क्या इंफॉर्मेशन है, फिर हम बाकी जो पॉइंट है वो आगे डिस्कशन आपके साथ करते हैं। तो सबसे पहले समझिए जो 5G टेक्नोलॉजी है, तो इसके लिए हम आपको पता है 5G टेक्नोलॉजी में चाइना सबसे आगे है, ठीक है। उसमें भी जो चाइनीज कंपनी है हवावे, ठीक है, उसकी मैंने इन्फॉर्मेशन आपसे दी थी कि भाई इंडिया ने भी उसके साथ क्या किया है, उनकी जो टाइप था इंडिया का 5G टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को लेकर, तो वो उसको रोक दिया गया है। सेम उसी प्रकार से मैं आपसे बात करूँ तो जो इंग्लैंड है, ठीक है, यूके, उन्होंने भी हवावे के साथ जो 5G इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था वो रोक दिया गया। तो ऐसा तो नहीं इंडिया को 5G टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, 5G टेक्नोलॉजी सभी को चाहिए। तो इंडिया ने जो टेक्नोलॉजी में उससे भी आगे है जापान, तो उसके साथ क्या किया है, रिलेशन डेवलप किया है कि भाई इंडिया में भी आप साइबर सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया है कि जिसके अंदर इंडिया में जापान के साथ कनेक्टिव होके इंटरनेट ऑफ थिंग, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, 5G टेक्नोलॉजी का जो स्ट्रक्चर है वो डेवलपमेंट करेंगे ताकि इंडिया इंटरेस्ट के अनुसार कार्य हो सके, इंडिया में भी जो 5G टेक्नोलॉजी है वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट। फिर यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं, ये है जो क्वाड फॉर्मेशन है उसके बारे में। हालांकि क्वाड क्वाड जो भी फॉर्मेशन है उसमें आपको पता होगा, पहले जो मालाबार एक्सरसाइज है जो इंडियन पैसिफिक रीजन में इंडिया और यूएस करता था, उसमें जापान आके जुड़ा, ठीक है, अभी ऑस्ट्रेलिया जुड़ना चाहता है, इसका डिसीजन पेंडिंग है इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि भाई जो भी इंडिया के इंटरेस्ट में है, यानी कि इंडिया इस प्रकार से सोच रहा है कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया को भी जोड़ लेते हैं, ठीक है, इस एक्सरसाइज में। हालांकि ये एक्सरसाइज है, इसके सारे पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिए हैं, फिर भी जो नए बच्चे हैं उनको पता चले, इसलिए मैं फिर से इस पॉइंट को क्या कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि जो नए स्टूडेंट है उनको भी पता हो जाए कि क्या पूरा टॉपिक है, क्वाड फॉर्मेशन क्या है। तो यहाँ पे जैसे पहले इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं, फिर चाइनीज पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, फिर सब देखेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे कि भाई जो एक नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसका पार्ट ऑस्ट्रेलिया बनना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया क्यों बनना चाहता है, क्योंकि किरिबाटी जो आइलैंड है वहां पे जो ऑस्ट्रेलिया से काफी नजदीक है, वहां पे चाइना ने अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी है। तो चाइना को भी डर है कि भाई कल उठ के ये अपना जो एरिया है ऑस्ट्रेलिया का एरिया, वो कह दे कि भाई यहाँ पे तो हमारे जो चाइनीज पर्सन थे, ठीक है, वो मछलियां पकड़ने के लिए आ रहे थे, वो एरिया हमारा है, ठीक है। ऐसा ऑस्ट्रेलिया के साथ भी उसकी क्या ऐसी एरिया एनॉक्स वाली स्ट्रेटेजी शुरू ना हो जाए, जैसे इंडिया में हमने अक्सर चीन वाला एरिया देखा, हमने अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया देखा, ठीक है, उसी प्रकार से इसलिए ऑस्ट्रेलिया डर रहा है। तो इससे उन्होंने क्या किया है कि भाई हम भी एक क्वाड का फॉर्मेशन बन जाए, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का पॉइंट ऑफ व्यू। अब इंडिया का समझिए, इंडिया ऑलरेडी 3 देशों के साथ मालाबार एक्टिविटी करता था इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है। तो इंडिया क्या सोच रहा है, यदि हम ऑस्ट्रेलिया को इस मिलिट्री एक्सरसाइज में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है, तो चाइना को ऐसा ना लगना चाहिए कि भाई हम उसके खिलाफ एक मोर्चा खोल रहे हैं, ठीक है, एक अलायंस ओपन कर रहे हैं जो एंटी चाइनीज हो, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा इंडिया, जापान और अमेरिका ऑलरेडी
चाइना के अगेंस्ट काम करते हैं, ठीक है। इनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, स्पेशली जो अमेरिका और चाइना का हमने देखा, तो ट्रेड बेस प्रॉब्लम चल रहा है। इंडिया और चाइना का जो डिस्प्यूट, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, सेम जापान के साथ है, सेम ऑस्ट्रेलिया भी सोच रहा है कि कल अपने साथ भी ऐसा हो, क्योंकि जो साउथ चाइना सी है, ठीक है, पैसिफिक रीजन है और इंडो पैसिफिक रीजन है, उस रीजन में चाइना कंटिन्यूस आगे बढ़ रहा है, ठीक है, अपना एग्रेशन दिखा रहा है। और यही एग्रेशन की बात यहाँ पे हो रही है, ग्रोस एग्रेसमेंट, ठीक है, इससे एक्टिवली है। तो इसको काउंटर करने के लिए वो जो क्वाड फॉर्मेशन है ऑस्ट्रेलिया, इसका पार्ट बनने जा रहा है। और इंडिया की हालत कैसी है वो समझिएगा, ठीक है। आपके भी क्या व्यू है, आप भी अपने व्यू बता सकते हैं मुझे, ऐसा नहीं है कि भाई आप मेरे व्यू से ही आप सहमत हो, आप अपना भी व्यू दिखा सकते हैं, व्यू मुझे बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए। सबसे पहले समझिए यहाँ पे जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है उस चीज को आप डिटेल में समझिए, मैं जो फोकस करना चाहता हूँ वो चीज को, ताकि आपको इस बारे में मेंस में क्वेश्चन हो तो आपको लिखना न्यूट्रल आंसर ही है, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन में आपको अपना व्यू बताना है, ठीक है, कि भाई मेरा व्यू क्या है, तो उस हिसाब से तो आपको पहले चीज अच्छे से पता हो सारी चीजें, क्योंकि ये हमने डिटेल में डिस्कस करके रखे हुए हैं, ठीक है। इसकी जितने भी इंफॉर्मेशन है सब हमने डिस्कस करके रखे हुए हैं, इसलिए मैं वन बाय वन सारे पॉइंट आपको व्यू के स्वरूप में बता रहा हूँ। अभी एक ऐसी बात हो गई, ठीक है, कि इंडिया क्या सोच रहा है कि हम ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड कर ले एक एक्टिविटी के लिए, एक नेवल एक्टिविटी के लिए, ठीक है, क्वाड का फॉर्मेशन करे मालाबार एक्टिविटी के इंडियन पैसिफिक रीजन में। तो चाइना क्या सोचेगा, ये तो ये हो गई कि भाई मेरे कुछ करने से लोग क्या सोचेंगे, वो भी मैं सोचूं तो फिर लोग क्या सोचेंगे, यानी लोगों के डर से हम अपना काम करना ही छोड़ दे, ठीक है। यानी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो काफी सारे ऐसे लोग मिलेंगे, आपके रिश्तेदार मिलेंगे, ठीक है, बार बार पूछेंगे आपके कहाँ पहुंचा, क्या हुआ, क्या प्रोग्रेस, ठीक है। हो सकता है आप 1 या 2 साल से उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई पॉजिटिव रिजल्ट ना आया हो, ठीक है, लेकिन वो उनका बोलते रहते हैं, तो आपको आपको नजरअंदाज करना पड़ेगा, आप उनके बोलने से आप रुक तो नहीं सकते हो, ठीक है। आप प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है वो आपको पता होगी, उनको थोड़ी ना पता है। सेम इंडिया के है, अभी ये नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, नेवल एक्सरसाइज, यानी हम नेवल एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया को पार्टिसिपेट करे कि ना करे, वो भी हमको सोच के डिसीजन लेना पड़ता है। जबकि जो चाइनीज सोल्जर है, ठीक है, वो एलएसी क्रॉस करके इंडियन रीजन में आके अपना दबदबा दिखा सकते हैं, इंडिया वाले एक मिलिट्रिकल एक्सरसाइज है वो भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई अलायंस नहीं है, एक बात समझिएगा, ये कोई अलायंस नहीं है। अलायंस यानी क्या हुआ, अलायंस और जो एक्सरसाइज है उसमें डिफरेंस है। अलायंस यानी क्या हुआ कि भाई इंडिया है वो अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक अलायंस बनाए, यानी क्या कि भाई मिलिट्रिकल अलायंस बनाए, कि भाई मान लो किसी भी इन चारों में से किसी एक देश के ऊपर भी, कोई भी देश, चाइना नहीं कोई भी देश, यदि वॉर डिक्लेयर करता है और युद्ध जाहिर करता है, ठीक है, तो बाकी के जो भी मेंबर है, ठीक है, वो उनके साथ जुड़ के वो जो देश जिसने भी हमला किया है, ठीक है, चाइना हो तो चाइना और दूसरे हो तो दूसरे, तो उसके अगेंस्ट काम करेंगे। ऐसी कोई यहाँ पे अलायंस नहीं बन रही, यहाँ पे सिर्फ नेवल एक्सरसाइज हो रही है, जहां पे क्या होता है, ये नेवल एक्सरसाइज 1 हफ्ते की होती है, ठीक है। इसमें चारों कंट्री की जो नेवी होगी, ठीक है, नेवी के जो पर्सन होंगे वो आएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, खाना पीना खाएंगे, फिर अपने अपनी कंट्री चले जाएंगे। ये करने के लिए भी इंडिया को सोचना पड़ता है कि भाई हमारे ये करने से चाइना क्या सोचेगा, ठीक है। यानी आप सोच सकते हैं एक प्रकार की क्या है मेंटालिटी है, वो चाहे तो अपना एरिया, अपना खुद का एरिया बता सकता है, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडियन पैसिफिक रीजन में एक एक्सरसाइज भी नहीं कर सकता है। इंडिया क्यों इतना सोचने में टाइम लग रहा है, वो खुद मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इंडिया को तो या तो हाँ बोल दो अगर सही है, ठीक है, वो पार्ट बनना चाहता है, ठीक है, उस रीजन में ऑस्ट्रेलिया भी एक एक्टिव है, अगर वो पार्ट बनना चाहता है और ये मिलिट्री, ये नेवी एक्सरसाइज है, तो उसको अलाउ कर दो। और ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा डर हो या कोई भी चीज हो, ठीक है, तो फिर मना कर दो। ये इतना खींच क्यों रहे हो, क्योंकि अभी भी ये लोग सोच ही रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्वाड फॉर्मेशन में हम जाए कि ना जाए, ठीक है, इससे चाइना को क्या मैसेज जाएगा, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अभी गांव बसा नहीं और लुटेरे की चिंता अभी से हो रही है, उसी प्रकार का है। आपका भी व्यू क्या है, आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने इम्पोर्टेंस था जो भी, वो मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस कर लिया। एक और भी नोबेल प्राइज के ऊपर जो केमिस्ट्री है वहां पे इंफॉर्मेशन आई है, तो उसकी भी डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। तो फिर से मैं जैसे आपको एक चीज बता दूं कि भाई यहाँ पे जो भी कोई चीज है, जैसे कि नाम, स्पेशली नेम बेस, तो वो आपसे पूछा नहीं जाता यूपीएससी में। यूपीएससी में काम पूछा जाता है कि भाई क्या काम किया। तो ये जो केमिस्ट्री के जो साइंटिस्ट है, ठीक है, उन्होंने जो जीन एडिटिंग है वहां पे एक सीजर बनाई है, सीजर कैचिंग, समझ लीजिए। ये जो नाम बड़ा बड़ा सा नाम है, CRISPR CAS9 टूल्स, ये टूल्स का काम क्या है, आपने
डीएनए देखोगे, ठीक है, डीएनए, डीएनए आपको पता होगा ऐसे गुठली जैसे होते हैं, ठीक है, तो वहां पे उनको क्या करना है, जो भी कोई डीएनए है उसको काट के फिर दूसरा डीएनए वहां पे अटैच करना है। तो काटने के लिए क्या चीज चाहिए, एक तो डीएनए खुद छोटा होता है, वहां पे उससे भी छोटे जीन होते हैं अंदर, ठीक है, उसको काटना है। तो काटना हम का ये अपने कागज थोड़ी ना है, तो अपनी कैंची से काट ले, उसको काटने के लिए जो चीज चाहिए वो इन साइंटिस्टों ने डेवलप की, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताई गई है, मैंने शॉर्ट में बताया, आप पढ़ लेना, ना पता चले तो कमेंट भी कर देना, तो मैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में दूंगा। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, ठीक है। अपनी अटेंडेंस देना ना भूलिएगा, आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं, और थैंक यू सर प्रेजेंट सर करके कमेंट कीजिएगा, मुझे पता चले कितने बच्चे रेगुलर बेस पे करंट अफेयर का जो लेक्चर है वो रेगुलरली देखते हैं। तो आपसे विदाई लेने का समय आ गया है, तो देखते रहिए आई एस लाइफस्टाइल एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर, जहाँ पे जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उसकी डिटेल में आपके साथ करता हूँ, जहाँ पे काफी सारे ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके मैं बताता हूँ। एक बोडोलैंड वाला जो मैंने टॉपिक आपसे डिटेल में डिस्कस की थी वो आप देख लीजिएगा, ठीक है, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप अपने से प्रिपेयर करके चलिएगा, क्योंकि उसकी भी इंफॉर्मेशन काफी है जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। तो जय हिंद, धन्यवाद। देखते रहिए आई एस लाइफस्टाइल एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर।